हेलो दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये साल शुभ हो। आइए, नया वर्ष है और जोश के साथ लगते हैं ये इस उम्मीद के साथ कि जो काम कमियां रह गई थी पिछले साल में उन्हें इस साल पूरी कर लिया जाए। चलते हैं, आज का जो टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का बचा हुआ शेष भाग। आपके पास देखो, आपके पास उम्र घट रही है, नया वर्ष है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उत्सव मनाएं। ठीक है, उत्सव मनाने के लिए नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि आपकी एज घट रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उत्सव मनाने जैसा इसमें क्या है। हाँ, ये है कि नया वर्ष है तो नई तरीके से एक नई उम्मीद के साथ प्रारंभ कर सकते हैं। चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का हमने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से कितनी एज हो, कैसे नियुक्त करते हैं, कैसे हटाया जाता है। आज बात करते हैं उनके वेतन और भत्ते से संबंधित। तो याद होगा आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनके लिए वेतन और भत्ते की व्यवस्था, वेतन व भत्ते की व्यवस्था की गई है। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, हमने बताया था कि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी हो जो से सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, सभी में जो वेतन और भत्ते हैं ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, अर्थात कहां से दिए जाते हैं? जो भारत की संचित निधि होती है वहां से इसका वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एटलीस्ट जॉब होती है सभी पे बात करते हैं कि इनका वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से क्लियर कर दिया गया। क्या इनमें जब कोई व्यक्ति पोस्टिंग दे दी जाती है, किसी को नियुक्त कर दिया जाता है, नियुक्ति के बाद देखो, नियुक्ति से पहले ही सैलरी क्लियर कर दी जाती, परंतु क्या नियुक्ति के बाद उनकी सैलरी में घटाया बढ़ाया जा सकता है? जी नहीं। नियुक्ति के बाद सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होती है, या फिर कह सकते हैं कि उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। क्लियर? बात करते हैं कि देखो, दो प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, एक होता है चीफ और दूसरा होता है अदर न्यायाधीश। तो याद रहे, जो चीफ न्यायाधीश होती है, अगर हम 2019 से पहले इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो पता चलता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी 1,80,000 थी, वहीं पर अन्य न्यायाधीशों की 1,50,000 थी। लेकिन इसे बढ़ा करके जो 7वां वेतन आयोग आया है और इसके अनुसार 2,80,000 रुपए कर दिया है चीफ की, अर्थात मुख्य न्यायाधीश की कितनी हो गई? 2,80,000। वहीं पर अदर की बात करें तो इनकी 2,50,000 रुपए कर दिया गया है। क्लियर? तो इनमें कोई भी विशेष वो नहीं है, बस इतना याद रखना। जो पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनका वेतन कहां से दिया जाता है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अदर न्यायाधीश हो, वहां से दिया जाता है। उनकी सैलरी पूछे जाने की संभावनाएं ना बराबर हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि सैलरी पूछी जाएगी। फिलहाल मैंने लिख दिया है, आपको याद रखना होगा। क्लियर? तो किसमें इनकी सैलरी है? अच्छा, यहाँ 125 है। यहीं पर एक चीज और कह दें कि किस अनुसूची में इनकी सैलरी की बात की गई है। हमने आपको पढ़ा रखा है, वो आपको ध्यान देना है, और वो मतलब क्लास देखो, पीछे की रिवीजन करिए, आपको पूरा क्लियर होता चलाएगा। प्रश्न बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन व भत्ते किस अनुसूची में दिया गया है। क्लियर? आइए अब देखते हैं आर्टिकल 126। भाई मान लो किसी कारण वजह से जो चीफ जस्टिस है ये क्या कर रहा है, जो चीफ है मतलब मुख्य न्यायाधीश है, ये किसी वजह से अपने कार्यों को संभालने में सक्षम नहीं है। क्लियर? जो कह रहा है कि ये बीमार पड़ गया, देश में नहीं है, देश से बाहर चला गया या अवकाश ले लिया है, ऐसे में उस न्यायालय में मतलब उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद कौन संभालेगा? तो उसका जो व्याख्या है वो आर्टिकल 126 कहता है कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। कार्यकारी न्यायाधीश। क्यों भाई? जाहिर सी बात है, जब जो चीफ जस्टिस है वो है नहीं,
हमें आवश्यकता तत्काल की है क्योंकि सीट खाली नहीं रह सकती। ऐसे में कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। कहां से किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट से ही किसी एक जज को लिया जाता है। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट से ही किसी एक जज को वहां पर नियुक्त किया जाता है। अब बात आती है नियुक्त करने की। तो जो कार्यकारी न्यायाधीश होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह लेता है, उसे नियुक्त कौन करता है? हमने आपको बताया कि जो जज होता है इसकी नियुक्ति माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय करते हैं। क्लियर? तो फिर जब राष्ट्रपति महोदय जजों की नियुक्ति करते हैं तो ऐसे में ये क्लियर हो जाता है कि इसकी भी नियुक्ति, ये कार्यकारी जो न्यायाधीश है, इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। हमारा क्लियर हो गया, वेतन क्लियर हो गया, और हमने क्लियर कर दिया कि जो कार्यकारी न्यायाधीश है जब मुख्य न्यायाधीश ना हो। ठीक, आइए अब बात करते हैं कि कुछ इनसे हटके होते हैं, जैसे तदर्थ न्यायाधीश। ठीक, बात करते हैं आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश की बात की गई है। तदर्थ न्यायाधीश, इनके बारे में बात की गई है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है भाई? मान लो, देखो, हर जगह चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर संसद हो, संसद में जैसे बताया था कि सत्र चलाने के लिए या कार्यक्रम चलाने के लिए या किसी भी प्रकार का आहूत करने के लिए कोरम की आवश्यकता होती है। कितना? कोरम। अब मैंने आपको बताया था जो कोरम होता है ये क्या होता है? गण पूर्ति, अर्थात लोगों की पूर्ति होनी चाहिए। एक न्यूनतम संख्या रखी गई, वो क्या थी? न्यूनतम संख्या कुल संख्या का 10वां भाग होना आवश्यक होता है। ठीक, अब बात करते हैं, यहां पर कह रहा है तदर्थ न्यायाधीश, तो यहां का इस कोरम से क्या लेना देना है? यहां भी है, जब न्यायालय का सत्र आहूत किया जाता है या कार्यक्रम या बैठक बुलाई जाती है, ऐसे में यदि न्यायाधीश उपस्थित ना हो या फिर कोरम की पूर्ति ना कर रहे हो, अब न्यायाधीश के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा भाई? कुल न्यायाधीश संख्या कितनी है? 33 है वर्तमान में। संख्या कितनी है? 33 है। और चाहिए कितने? यानी 10वां भाग चाहिए। क्लियर? और 10वें भाग की बात करते तो 3.3, यानी कुल कितनी संख्या चाहिए? 4 न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि ऐसे में कोरम उपस्थित नहीं, यानी 4 संख्या उपस्थित नहीं है न्यायाधीशों की, तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये न्यायाधीशों के लिए किसी अन्य न्यायाधीश, मतलब अन्य जगहों से या उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों को क्या करता है? बुलाता है। अर्थात अन्य न्यायालयों से या अन्य, मतलब हाई कोर्ट से, सीधे रखो कि हाई कोर्ट से न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति क्लियर? कौन करता है? तो याद रहे CJI करता है, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। परंतु देखो, परंतु लग गया। मैंने क्या कहा? जब कोरम पूरा नहीं होता है, ऐसे में मुख्य न्यायाधीश जो होता है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट से न्यायाधीशों को अपने यहां नियुक्त करता है और कोरम को पूरा करता है, यानी गण पूर्ति करता है, न्यायाधीशों की पूर्ति करता है, जिससे बैठक सुचारू रूप से चल सके। परंतु नियुक्ति ये करता है और इसके लिए परामर्श चाहिए माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय का। मतलब ये एक इनसे परामर्श लेता है कि सर मेरे यहाँ न्यायाधीश पूर्ण नहीं है, इसलिए कोरम नहीं हो पा रहा है, कोरम पूरा नहीं है, या गणों की संख्या या न्यायाधीशों की संख्या पूरी नहीं है, ऐसे में हमें अपने यहाँ कार्य चलाने या सत्र चलाने में समस्या आ रही है। तो उस पर जब राष्ट्रपति इजाजत देता है तब वो कार्रवाई करके हाई कोर्ट से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इन न्यायाधीशों को जो शक्तियां हैं या ताकत है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान प्राप्त होंगी। क्लियर? परंतु इन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। क्लियर? शक्तियां तो सुप्रीम कोर्ट के समान प्राप्त होंगी, लेकिन अगर कह दिया जाए कि इनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश समझा जाए तो ऐसा नहीं होगा। तदर्थ न्यायाधीश मतलब समझ में आया?
कि जब गढ़ पूर्ति ना हो या न्यायाधीश का सत्र चलाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या में किसी प्रकार की समस्या आ जाए, ऐसे में जो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है यानी मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट के अन्य न्यायालयों से न्यायाधीशों को अपने यहाँ नियुक्त करता है, परंतु उसके लिए राष्ट्रपति की सलाह आवश्यक होती है, यानी परामर्श राष्ट्रपति से आवश्यक होता है। उन न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब बात आई है, न्यायाधीश के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं तो वेतन और भत्ते, भाई वेतन और भत्ते भी जितने समय तक कार्य वहां पर करेंगे टेम्परेरी रूप से, उतने समय के लिए इनको वेतन वहां का प्रदान किया जाएगा, या फिर जैसा राष्ट्रपति उचित समझे वो वेतन इन्हें प्रदान किया जाएगा। क्लियर? जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इनको जो वेतन प्रदान किया जाता है, जैसा राष्ट्रपति उचित समझे वैसा वेतन प्रदान किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसके बाद कि सुप्रीम कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हुई, परंतु उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। क्लियर? हमारा तदर्थ न्यायाधीश हो गया। कई बार हम देखते हैं कि बहुत कई पैनल बैठाए जाते हैं, आयोग बनाए जाते हैं, जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लाया जाता है, या फिर सारे के सारे सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, या फिर जिसे नियुक्त किया जाता है उसे हेड बना दिया जाता है। ठीक, तो ऐसे में उसे बोला जाता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, और इसका वर्णन आर्टिकल 128 के तहत किया गया है। आर्टिकल 128 कहता है कि जब आर्टिकल 128 कहता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अब यहां पर भी है, देखो जैसे हमने यहां बताया था तदर्थ न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति कौन करता है? सीजीआई करता है। भैया सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इनकी भी नियुक्ति सेम प्रोसेस है, सीजीआई ही करता है। क्लियर? आर्टिकल 128 में इसका वर्णन किया गया है। यहीं पर यह भी बताया गया है कि जब इसकी नियुक्ति करता है, इसमें भी राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति से परामर्श आवश्यक हो जाता है। सेम वही चीज है यहां पर। क्लियर? बस अंतर इतना होता है, ये सेवानिवृत्त होते हैं और ये सेवा में होते हैं। तदर्थ न्यायाधीश सेवा में होते हैं और ये सेवानिवृत्त होते हैं। इन्हें कुछ समय के लिए रखा जाता है, जैसे कोई आयोग बनाया गया, पैनल बनाया गया ऐसे में, लेकिन इन्हें लाया जाता है गढ़ पूर्ति में, अर्थात सत्र चलाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या को पूर्ण करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश लाया जाता है। इन्हें कोई पैनल बनाया जाता है या फिर कोई आयोग बनाया जाता है, ऐसे में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। अब अन्य इनकी समानता देखो, सुप्रीम कोर्ट के समान तदर्थ न्यायाधीश को शक्तियां प्राप्त होती हैं, इसे भी सुप्रीम कोर्ट के समान समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्लियर? जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो गए, इनको भी सुप्रीम कोर्ट के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। तदर्थ न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं समझाया जाएगा, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। जैसा राष्ट्रपति उचित समझे वैसा वेतन तदर्थ न्यायाधीश को दिया जाता है, जैसा राष्ट्रपति उचित समझे वैसा वेतन इन्हें भी दिया जाता है। अगर यहां पर कहे योग्यता के बारे में, तो याद रखना योग्यता वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के लिए जज की योग्यता होती है। इन दोनों के लिए, चाहे तदर्थ न्यायाधीश हो उसके लिए भी वही योग्यता चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के लिए जज की योग्यता होती है। चाहे कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाए, इसमें भी वही योग्यता चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता चाहिए। बात करते हैं कि आर्टिकल 129, 128 हो गया। आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। आर्टिकल 128 सुप्रीम कोर्ट कहता है, या 28 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक अभिलेखीय या अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा। क्या मतलब है इसका?
इसका मतलब ये कह रहा है कि जो अभिलेख न्यायालय अर्थात इसके द्वारा जारी किए गए प्रत्येक आदेश मान्य होंगे। ठीक, इसके अतिरिक्त ये कहता है कि अभिलेख है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा तथा यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करता है या अपमान करता है, अवहेलना या अपमान करता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अपमानित करता है या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करता है, ऐसे में आर्टिकल 128 अभिलेखीय न्यायालय होने के नाते उस व्यक्ति को दंडित करता है। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्रदान किया गया है। आइए बात करते हैं कि क्या इसके स्थान वगैरह के बारे में भी कहीं बात किया गया है। जी हां, आर्टिकल 130 कहता है, आर्टिकल 130 न्यायालय के स्थान के बारे में बात करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में बात करता है। आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में बात करता है और कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भारत के दिल्ली में होगा। स्थान निर्धारण आर्टिकल 130 में किया गया है और स्थान कहां बताया गया है? दिल्ली बताया गया है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होगा। क्लियर? यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, इसके अतिरिक्त कह रहा है यदि सीजीआई उचित समझे तो सुप्रीम कोर्ट का स्थानांतरण कर सकती है। 130 कहता है कि यदि सीजीआई उचित समझे अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उचित समझे तो वो सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली से स्थानांतरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्थानांतरण कर सकते हैं, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते। परंतु इसके लिए भी उन्हें चाहिए माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय से परामर्श। क्लियर? कि आर्टिकल 130 सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के बारे में अवगत कराता है और कहता है कि चीफ जस्टिस यदि समझे तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली से हटाकर कहीं अन्य स्थान पर भी परिवर्तित कर सकता है, परंतु ये कार्यकारी होगा यानी टेम्परेरी रूप से किया जाएगा। परंतु इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि अभी तक जो इसका स्थानांतरण किया गया है, 2 जगहों किया गया है। एक है हैदराबाद और दूसरा है श्रीनगर। भाई हैदराबाद और श्रीनगर 2 जगहों पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट का स्थानांतरण किया गया है टेम्परेरी रूप से। ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 130 के तहत आया। कोई समस्या? क्लियर? आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 125 क्या कहता है कि जो जज होते हैं उनके वेतन व भत्ते से संबंधित बात करता है। कहता है कि जो न्यायाधीश हैं इनका वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाएंगे। दूसरा, नियुक्ति के बाद उनमें किसी प्रकार का हेरफेर या फेरबदल या फिर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। 2019 में इनकी 1,80,000 चीफ की थी, अदर की 50 थी, वही बढ़ा करके 2,80,000 और 2,50,000 कर दी गई। बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीश की, तो कार्यकारी न्यायाधीश की। तो आर्टिकल 126 के तहत कार्यकारी न्यायाधीश की संकल्पना दी गई है कि जब चीफ जस्टिस, लेकिन ये केवल और केवल चीफ जस्टिस के परिप्रेक्ष्य में है कि जब चीफ जस्टिस किसी कारण वजह से सत्र लेने या फिर न्यायालय में बैठने के योग्य ना हो या उपस्थित ना हो या बीमार पड़ गया हो या किसी भी कारण से असमर्थ हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। और वो जो नियुक्त करेगा वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से ही करेगा। क्लियर? बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीश की। तदर्थ न्यायाधीश आर्टिकल 127 के तहत वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि तदर्थ न्यायाधीश ऐसी अवस्था में लाया जाता है जब सत्र चलना आवश्यक हो परंतु कोरम की पूर्ति ना हो पा रही हो, गढ़ पूर्ति ना हो पा रही हो। ऐसे में तदर्थ न्यायाधीश को कौन लाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेके आता है, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। जो हाई कोर्ट से न्यायाधीश आएंगे उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान शक्तियां प्राप्त होंगी, परंतु उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। क्लियर? वहीं पर बात करते हैं सेवानिवृत्त
न्यायाधीशों की। आर्टिकल 128 कहता है कि जिस तरह से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उस तरह से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाएगा। जब किसी प्रकार का कोई पैनल या आयोग बनाया जाएगा तो उनमें सदस्य या अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति से परामर्श आवश्यक है। समझ में आया? अब कहता है कि जो न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त होगा या होंगे उनको जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के समान शक्तियां प्राप्त होंगी, वेतन भी उनके समान प्राप्त होंगे, परंतु जैसा फिर राष्ट्रपति उचित समझे। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि आर्टिकल 128 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा, अर्थात समस्त कागजी कार्रवाई का जो प्रक्रम है या कानून बनना जो मुहर लगता है इनका सिजदा कहां सब कुछ कंप्लीट होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है। इसीलिए कहता है कि यदि कोई भी चाहे न्यायालय हो या व्यक्ति हो, यदि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अवहेलना या उसका अपमान करता है तो आर्टिकल 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार होगा कि वो किसी भी व्यक्ति को सजा दे सकता है। क्लियर? यानी दंडित कर सकता है। वही आर्टिकल 130 के तहत कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान के बारे में बताता है कि सबसे पहले कहता है कि जो परमानेंट स्थान है ये सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में होगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय दिल्ली में होगा, परंतु यदि जो चीफ है यानी मुख्य न्यायाधीश है वो समझे तो न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थान परिवर्तन भी कर सकती है, परंतु उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। इसके साथ साथ कहता है कि अभी तक या जहां भी न्यायालय स्थानांतरित किया जाएगा वहां प्रेजेंट टाइम का सुप्रीम कोर्ट के समान समस्त शक्तियां उस स्थान को प्राप्त हो जाएंगी। क्लियर? अभी तक दो जगहों पर केवल किया गया है, एक हैदराबाद है और दूसरा श्रीनगर है। बात करते हैं आर्टिकल 131 की। आर्टिकल 131 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसे आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी। आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी। बात करते हैं आरंभिक अधिकारिता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि कई राज्यों में विवाद चलता रहता है कि कुछ भाग को लेकर, कभी नदियों को लेकर के, सिर्फ राज्यों में ही नहीं बल्कि कहा जाए अगर केंद्र स्तर पर तो केंद्र और राज्यों में भी कई बार झड़प देखने को मिलती है। ऐसे में उनके विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, अर्थात अधिकारिता का तात्पर्य विवादों के निपटारे से है या उनके अधिकारों से है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? अब बताता हूं। कह रहा है कि जब केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो ऐसे में हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट करता है, यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। दूसरा कहता है जब राज्य व राज्यों के मध्य विवाद हो, राज्य और राज्य के मध्य विवाद हो, ऐसे में जब राज्यों और राज्यों के मध्य विवाद हो, राज्यों के मध्य विवाद हो या संघ और राज्य एक और हो, एक और मतलब एक पार्टी संघ और राज्य की हो गई, क्लियर? दूसरी पार्टी राज्य या कई राज्य हों, राज्य या राज्यों, क्लियर? इनके मध्य विवाद हो। अब देखो कह रहा केंद्र और राज्य के मध्य जब विवाद हो, राज्य और राज्य के मध्य विवाद हो, राज्यों और राज्यों के मध्य विवाद हो, मतलब एक से अधिक राज्य और एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, जब एक तरफ संघ हो दूसरी तरफ और राज्य, मतलब एक तरफ संघ और राज्य एक तरफ हो जाए, एक पार्टी बन गई। मान लो दो राज्य और संघ एक तरफ हो गए, एक राज्य या एक से अधिक राज्य एक तरफ हो गए, यानी दो पार्टियां बन गई।
इनके मध्य विवाद हो। ऐसे में इनका निदान, इन विवादों का निदान कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय इनका निदान करता है। क्लियर? समझ में आया कुछ? कि आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय को विवादों का निपटारा करने का अधिकार प्रदान करता है। क्लियर? आइए बात करते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का कोई फैसला दे देता है तो क्या होता है। आर्टिकल 137 कहता है, आर्टिकल 137 कहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुना देता है तो उन निर्णय को पुनर्विचार के लिए भी पुनः उस केस को ओपन करवा सकती है या पुनर्विचार कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। आर्टिकल 127 में कहता है, कई बार पूछा गया है आर्टिकल 127 में, मतलब प्रश्न आया है सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है, तो आर्टिकल 127 है। क्लियर? यहीं पर आर्टिकल 141 कहता है, 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए प्रत्येक विधि अर्थात कानून या विधि जिसे लॉ कहते हैं, बनाए गए समस्त विधि और कानून प्रत्येक न्यायालय पर लागू होंगे। यानी बाध्यकारी हैं, कि ये नहीं है कि हम उच्च न्यायालय हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों माने, ऐसा नहीं होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कानून बना दिया है, ऐसे में वो कानून सभी पर लागू होगा। क्लियर? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था हमने पूरा क्लियर कर दिया है। अब आपको सीधे चलते हैं विधानसभा से या विधानमंडल से प्रारंभ करते हैं कल से। ये देखिए कि 2023 में आपसे क्या गलतियां हुई थी, उन गलतियों को, उन खामियों को देखिए जिन्हें 2024 में निखारिए। सफलता पाइए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सदैव आपके साथ रहें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर कल से। तब तक के लिए नमस्कार।